हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है प्राचीन इतिहास के इस नए क्लास में। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले साथियों, और सबसे अलग क्लास होगी ये। इस क्लास में क्या ऐसा हम डिस्कस करने वाले हैं कि पूरे प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इस शॉर्ट नोट्स किस तरीके से होगा, मिक्स होगा पूरे इतिहास से और सिर्फ उन टॉपिक से होगा, यानी जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके होंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उसका एक सुपर फास्ट रिवीजन है। यकीन मानिए, इस पूरे क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, एक से दो बार रिवाइज कर लेते हैं, तो इसी टॉपिक्स के इसी थीम के बेसिस पर आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक एस्पेक्ट, हर एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स पीवाईक्यू को ध्यान में रखे, अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रख के ये नोट्स बनाया गया है। और उस थीम पे आप थोड़ी देर क्लास करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पूरी जो प्राचीन इतिहास है, पूरी बुक है, आपको उसके पढ़ने के बाद इसी यही जो पॉइंट्स है जहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो साथियों, तैयार हो जाइएगा। धुआंधार तरीके से आपको रिवीजन करा रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये नोट्स आपको कैसा लगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से साथियों बनाया गया है, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, यकीन मानिए। इसको करने के बाद से प्राचीन इतिहास के प्रश्न आपके जो है गलत नहीं होंगे, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों तरीके से। ठीक है, तो जितने हमारे साथी हैं फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दे, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और सेशन को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम आपके लिए जो है प्राचीन इतिहास से लेके मध्यकालीन, आधुनिक और बाकी सारे सब्जेक्ट्स लेकर आएंगे। प्लेलिस्ट बन गई है, आप जाके वहां से क्लास को देख सकते हैं। कोई भी एग्जाम आपका है, रिवीजन यहाँ से करके जाएंगे, परीक्षा में प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइएगा साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि जो स्मरणीय अभिलेख हैं, जो प्रमुख अभिलेख हैं, इन अभिलेखों के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो अभिलेख या प्रशस्ति है, एक तरफ ये अभिलेख और प्रशस्ति के बारे में दिया गया, और उसकी तरफ शासक और कौन से शासक का संबंध रहा है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख की अगर आप बात करेंगे तो कलिंग राजा खारवेल से इनका संबंध कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, और अक्सर मिलान वाले प्रश्नों में भी ये पूछा जाता है। जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख की बात करेंगे तो रुद्रदामन हो जाएगा। नासिक अभिलेख की बात करेंगे तो गौतमी बलश्री जो है, इनका संबंध हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की बात करेंगे आप तो समुद्रगुप्त से इसका संबंध है, और ये कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो ये सारे के सारे आपको एक जगह इस तरीके से ध्यान रखने हैं। उसके बाद से अगला क्या कह रहा है कि मंदसौर अभिलेख। क्या है मंदसौर अभिलेख? है ये मालवा नरेश यशोवर्मन का संबंध इसे देखने को मिला है। एहोल प्रशस्ति की बात करेंगे तो पुलकेशिन द्वितीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है साथियों, तो इसको ध्यान रखिएगा। एहोल प्रशस्ति, ठीक है, एहोल प्रशस्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, उसके बाद से ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख की बात करेंगे तो प्रतिहार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश जो भोज है, इससे इनका संबंध हो जाएगा। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, यहाँ पर भीतरी और जूनागढ़। उसके बाद से अगर आप देखेंगे देवपाड़ा प्रशस्ति, तो आपके बंगाल शासक विजय सेन, बंगाल शासक कौन हो जाएंगे? विजय सेन, यहाँ पे इनका संबंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण इतने ही अभिलेख हैं जो प्राचीन इतिहास से अगर आप देख पा रहे हैं, इनसे ही घूम फिर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें कई बार अगर पूछा गया है तो देखेंगे प्रयाग प्रशस्ति पूछा गया है, एहोल पूछा गया है, उसके बाद से हाथी गुम्फा है ना। इस तरह के ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों कि प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। तो जो अपना इतिहास है उसको जानने का स्रोत क्या है, तो देखेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें बताई गई, और उसमें जो चीज़ें हैं इस स्रोत को जानने के साथ साथ जो सभ्यताएं आई उसमें विद्वान थे, उनके क्या क्या मत था, और किसने क्या क्या चीज़ें बताई। तो देख लीजिएगा कि इसे कारण बताया गया कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर इस तरह की चीज़ें थी, उसके विलुप्त होने के चीज़ों के बारे में ये जानकारी लोग बताते हैं। तो ऑरेल स्टाइन, एन गोस, है ना। भू जो तात्विक परिवर्तन को बताते हैं, M R शाहनी जी बताते हैं इसको। प्राकृतिक आपदा कारण बताया किसने? KUR कैनेडी ने। बाढ़ को बताया मैकयोंग मार्शल ने। ठीक है, आर्यों का आक्रमण के बारे में बताया गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने। पर्यावरण परिवर्तन को बताया एम जो दिमित्रुदेव हैं, इन्होंने बताया। तो ये कुछ जो आपकी सभ्यताएं थी पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, उसके विलुप्त होने के कारणों में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग कारण थे और अलग अलग मत थे। ठीक है, अभी अगला देखिएगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है, हड़प्पा कालीन जो नदियां हैं उनके किनारे बसे नगर। तो देखिए हड़प्पा से आपके किस किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, तो एक बार आपको समराइज कर दें। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें आपके प्रमुख जो आपके शहर रहेंगे, उस शहरों के बारे में पूछेगा।
कि ये शहर, ये स्थल जो है आपका पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, ठीक है, किन नदियों के किनारे ये स्थल बसे हैं, ये आपसे पूछता है। उसके बाद से जो पूछेगा कि इसकी खोज किसने की, इस स्थल की खोज किसने की, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या प्रमुख चीज़ें पाई गई। तो जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों को, ये थीम एक तरीके से आप कह लीजिए जो है, जिसके इर्द गिर्द प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि नगर बात करेंगे, हड़प्पा तो आपके बसा है रावी नदी के किनारे, ठीक है। रोपड़ देखिएगा तो ये बचा है आपके सतलज नदी के किनारे। लोथल की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्थल है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है लोथल के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये भोगवा नदी के किनारे पर है, ठीक है। उसके बाद से भोगवा नदी यहाँ पर, उसके बाद से है आपका कौन सा नेक्स्ट है, क्या करा, ठीक है, ये सुतका को है आपके शादी कौर में। रंगपुर याद रखिएगा, सुखभादर नदी के किनारे। कुणाल आपका ये सरस्वती है ना। बनावली आपका देखिएगा सरस्वती है ना। जो आपका भगवानपुरा है आपके सरस्वती। मोहनजोदड़ो आपके सिंधु। किस तरीके से ये सारे के सारे स्थल हैं, और बाकी चीज़ें बता दें इसके बारे में, आपके क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अन्य कुछ प्रमुख जो शहर है उसको देखिए, जिसमें कालीबंगा का नाम आता है। कालीबंगा पे गंगा नदी किनारे बसा हुआ, ठीक है। सुतकांगेडोर जो है आप देखेंगे दाश्क नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन, ठीक है, ये यूपी में आपका पड़ता है। कोट दीजी जो है आपका सिंधु नदी है ना। चनहुदड़ो ये भी सिंधु के किनारे। मांडा देखेंगे जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब के किनारे। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में जो पड़ता है प्रवरा के किनारे। आमरी की बात करेंगे तो सिंधु के किनारे। राखीगढ़ी देखिएगा ये आपका घग्गर। तो अभी जो सारे स्थल हैं, इन चीज़ों को आपको बता दिया हमने, क्या क्या पढ़ना है इसके, किस किस राज्य में है, किस तरीके से यहाँ पे क्या चीज़ें मिली, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, कि प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल की बात करेंगे तो कच्चा माल और स्थल को देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है मिलान करने के लिए, या फिर देखें कि निम्नलिखित में कहाँ पे क्या चीज़ें नहीं पाई गई हैं। जैसे तांबा की बात करेंगे तो प्राचीन काल में वहाँ पे देखिए, जो खेतड़ी राजस्थान है यहाँ पे बलूचिस्तान और ओमान से यहाँ से मिलता था ये। लाजवर्द जो है आपके बद खशा अफगानिस्तान से। टीन की बात करेंगे साथियों तो ये आपका ईरान और अफगानिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईरान और अफगानिस्तान। चांदी की बात करें तो उस टाइम जो है राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से प्राप्त होता था। सीसा आपका जो है अफगानिस्तान, ईरान, अजमेर और राजस्थान वाले रीजन से प्राप्त होता था। इसी तरीके से शिलाजीत की बात करें तो हिमालय से, और गुमेद जो है आपके गुजरात से प्राप्त होता था। तो ये प्रमुख कुछ धातु हैं जिनके प्राप्ति स्थल को लेके प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा वो पॉइंट जो भी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि हड़प्पा वाले में वो पॉइंट पूछा जाता है, जो सिंधु सभ्यता है उसके प्रमुख स्थल, उसको उत्खनन करता, उसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। सबसे पहला आप देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा के जो खोजकर्ता उत्खननकर्ता की आप बात करें, दयाराम शानी एवं मधो स्वरूप वत्स हैं। वर्ष 1921 का था ये, है ना। शाहीवाल जनपद आपके पाकिस्तान, जो वर्तमान स्थिति इसकी देखी गई है। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो राखाल दास बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1922, है ना। ये दोनों का डेट और ये खोजकर्ता का नाम याद रखेंगे। उसके बाद से लरकाना जनपद सिंध प्रांत पाकिस्तान में भी ये वर्तमान में इसकी स्थिति है। चनहुदड़ो की बात करेंगे साथियों तो एनजी मजुमदार जो है इसके थे 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति है। अगला जो प्रमुख साइट है कालीबंगा। कालीबंगा की आप बात करेंगे, बीबी लाल एवं बी के थापर हैं, है ना। 1961 से 69 के बीच में हनुमानगढ़ राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेगा। सीधे सीधे से पूछता है कालीबंगा कहाँ है, तो आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में। इस तरीके से जो प्रमुख स्थल और उसकी वर्तमान स्थिति ध्यान रखेंगे। नदियाँ किस नदियों किनारे आपको हमने बता ही दिया। कोट दीजी जो है आपके फजल अहमद, है ना, 1957 से 58 के बीच में। खैरपुर सिंध प्रांत ये भी पाकिस्तान में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। अगला कुछ पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, कि फिर से वही रंगपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। SR राव 1934-35, ये आपके गुजरात में पड़ेगा। स्टेट का नाम डायरेक्ट याद रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेंगी, है ना। जगह का नाम अगर नहीं भी याद हो पा रहा तो कोई बात नहीं, स्टेट का ज़्यादा पूछता है। रोपड़ देखिएगा, यज्ञदत्त शर्मा 1953-55, ये आपके रोपड़ पंजाब में भी आपको हमने बताया। लोथल मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी देखें SR राव, ये कई बार पूछा जा चुका है इनके खोजकर्ता का नाम, ठीक है, SR राव। उसके बाद से 54-55, 1954-55 में, ये भी गुजरात में है लोथल, ठीक है। उसके बाद से आप देखेंगे कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा यहाँ पे भी हैं 1958, मेरठ उत्तर प्रदेश। आलमगीर अभी आपको बताया आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सुतकांगेडोर की अगर आप बात करेंगे तो ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स हैं यहाँ पे। 1927 से 62 का समय है। पाकिस्तान में ये मकरान समुद्री तट के किनारे ये स्थित है।
बनावली देखेंगे, बनावली आपका रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है, कई जगह RS बिष्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना होइएगा। 1974 से 77 के बीच में फतेहाबाद हरियाणा में ये वर्तमान स्थिति है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा तो आप जानते हैं कच्छ गुजरात में ये स्थित है। JP जोशी और R सिंह बिष्ट जो है इसके आ, खोजकर्ता में इनका नाम आता है। 1967 से 68 और 90 से 91 के बीच में है। तो अभी आप देखेंगे जो अभी सिंधु सभ्यता से बारे में हमने बताया कि जो आपको क्या ध्यान रखना है, यहीं से प्रश्न घूम फिर के बनेगा, इससे अलग प्रश्न नहीं बनता। या तो स्टेटमेंट वाले बने या फिर तो आपको जो है इस तरीके से वन लाइनर बने। स्थल देखना है, उसकी स्थिति देखनी है, किस राज्य में है, किन नदियों के किनारे हैं, वहां से क्या क्या प्रमुख सामान मिले हैं। ठीक है, खोज कब हुई थी उससे खोज करते हैं। 4 पॉइंट अगर एस्पेक्ट कवर करते हैं तो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। क्लियर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों कि कुछ वेद, उपवेद और उसके पुरोहित, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रम संख्या 1 का देखिए, वो वेद है, उपवेद और पुरोहित। इससे ऋग्वेद है, इसके उपवेद क्या है, आयुर्वेद है। कई बार प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वेद का कौन सा उपवेद है, इसके पुरोहित का क्या है, तो इसके पुरोहित को होता कहते हैं। यजुर्वेद की बात करेंगे तो धनुर्वेद इसका क्या हो जाएगा, उपवेद हो जाएगा। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, अधर्वयु कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। सामवेद की बात करेंगे, ये सामवेद आपका है। सामवेद में इसका उपवेद गंधर्व वेद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद। और इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गाता। अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसका शिल्प वेद हो जाएगा, उपवेद। और पुरोहित को इसके ब्रह्मा कहते हैं। ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये ध्यान दीजिएगा, अलग अलग वनडे एग्जाम से लेके आपके स्टेट PCS में प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है कि इनके पुरोहितों का नाम बताइए मिलान करने के लिए, उपवेद का नाम बताइए मिलान करने के लिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि वैदिक युगीन जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कौन कौन सी शब्दावलियां क्या है, उसके अर्थ क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली शब्दावली है अगन्या। ठीक है, अगन्या मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दावली है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिंपल शब्द देखिए कि निम्नलिखित का अर्थ बताइए। अब है क्या ये, तो ध्यान दीजिएगा, अगन्या का मतलब है कि वध न करने योग्य, अर्थात गाय को। ठीक है, वैदिक काल में गाय को जो अगन्या का नाम दिया जाता था। दुहिता किसको कहते थे साथियों, तो ध्यान देंगे जो है दूध दूहने वाले। ठीक है, या फिर पुत्री को कहा जाता था। तो अलग अलग जगह पे इसकी दो चीजें हैं, मीनिंग उस तरीके से। तो जो ऑप्शन में आपको सही दिखे वहां पे आपको ऑप्शन लगा देना है। उर्वरा किसे कहते थे, तो उर्वरा जुते हुए जो खेत थे उसको उर्वरा कहते थे। लांगल क्या था उस समय, सब उसका मतलब हल था। वृक क्या था, तो आपका यहाँ पे बैल था। यव क्या था, तो जौ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, यव, ये जो जो आपको जौ है इसका, ये कई बार ये पॉइंट पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो प्रमुख शब्दावलियां हैं वहां से प्रश्न बनते हैं। और जितने साथी हमारे देख रहे हैं, क्लास अच्छी लग रही है, फटाफट से एक बार लाइक कर देंगे, अपने साथियों तक शेयर कर देंगे। इस तरीके से कंप्लीट रिवीजन आपको यहाँ पे करा दिया जा रहा है कि देखिए एनसीएन जो प्राचीन है, अच्छा जो भी सब्जेक्ट आप पूरी क्लास अगर देखेंगे तो आपके प्रश्न इसके इर्द गिर्द रहेंगे, गलत नहीं होंगे। इतनी चीज़ आपको इसमें कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो एकदम विश्वास रखिए और अच्छे से क्लास करते रहिए। ठीक है, बाकी जो नोट्स वगैरह के बात है आप अपडेट टेलीग्राम पे देख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है वहाँ से आप चीज़ें करके मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा लिंक में या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चीज़ें देख के बात कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अन्य कुछ शब्द देखेंगे साथियों यहाँ पे क्या क्या है। तो दिखेगा गोधूम। गोधूम दिखेगा, गेहूं को कहा जाता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जा चुका है। हिरण्य या स्वर्ण, ये कहा जाता था सोना को। ठीक है, किसको कहा जाता था, सोना कहा जाता था। उसके बाद से एक है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है, करीश करके शब्द है। क्या शब्द है, करीश है, ये गोबर की खाद होती थी। वेकनाट की बात करेंगे तो ये ऋण देकर ब्याज लेने वाले एक वर्ग था, उसको वेकनाट कहा जाता था। तंदुल एक शब्द आया जिसका मतलब होता है धान। और व्रीहि, व्रीहि का मतलब चावल। तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कई बार प्रमुख शब्दावलियों से शब्द जो प्रश्न इस तरीके से बने हैं तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है वैदिक कालीन संहिता। ठीक है, अब क्या प्रमुख संहिताएं हैं उसको आपको ध्यान में रख लेना है। तो देखिएगा यहाँ भी ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट थीमेटिक टॉपिक है, इस तरीके से कह लीजिए, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ऋग्वेद की बात करेंगे तो इसके ब्राह्मण जो है ऐतरेय कौशिकी है। ठीक है, आरण्य की बात करेंगे तो ऐतरेय कौशिकी, और उसके बाद से उपनिषद अगर आप देखेंगे तो ऐतरेय और कौशिकी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। उसके बाद से अगर आप देखेंगे ये सामवेद। ठीक है, ये साम है, सामवेद, इसमें तांडव है और जैमिनी है। ठीक है, यहाँ पे जैमिनी और
छांदोग्यारण्यक है, और छांदोग्य सबसे प्राचीन में आपके जैमिनी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यजुर्वेद में अगर आप देखेंगे तैत्तिरीय और शतपथ है, ठीक है। ये ब्राह्मण वाला पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही पूछा जा चुका है कि जो वेद हैं उसके ब्राह्मण यहाँ पे किस किस नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है जो सबसे बड़ा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भी ध्यान रखिएगा। अगला है अथर्ववेद, इसमें सिर्फ गोपत है, इसके अरण्यक का नाम नहीं है इसमें, ठीक है। और मुंडकोपनिषद है और मांडुकोपनिषद है, इसमें सबसे छोटा है ये, तीन चीज ध्यान रखिएगा। कमेंट करके जरा बताइएगा कि जो सत्यमेव जयते हैं, सत्यमेव जयते ये शब्द कहाँ से लिया गया है। जितने साथी अगर हमारे सीरियस हैं, उनको एक सीरियस स्टूडेंट मान के तैयारी कर रहे हैं, तो ये जरा इस प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट में, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में ये वाक्य वहां से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन नदियां, तो जो प्रमुख नदियां थी उनके कुछ आधुनिक नाम हो गए, क्या हो गए, आधुनिक नाम तो और प्राचीन नाम। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या क्या आपके ऋग वैदिक कालीन नदियां हैं, वहाँ पे किस तरीके से उनका अलग अलग नाम वर्तमान में है। इससे क्रूमू, प्राचीन नाम क्रूमू था, और अभी अभी नाम क्या है, कुर्रम। आपकी जो वर्तमान में आधुनिक नदी झेलम है, जैसे वितस्ता इसका प्राचीन नाम था, वितस्ता का नाम क्या हो गया, झेलम। अभी आधुनिक नाम क्या है, झेलम। इसी तरीके से परुष्णी, परुष्णी इंपॉर्टेंट है। परुष्णी देखिएगा रावी नदी थी, ठीक है, जो परुष्णी के नाम से जानी जाती थी, प्राचीन नाम। बिपाशा आपका क्या हो जाएगा, ये वर्तमान में ब्यास नदी है ना, ब्यास नदी हो गई। उसके बाद से आपका है दृश्यदिति, ठीक है, ये कौन सी नदी आपकी, घग्गर है, कौन सी है, घग्गर है। सुवास्तु करके है ये नदी आपकी, कौन सी, वर्तमान में स्वात नदी है। उसके बाद से देखेंगे कुंभा, कुंभा जो प्राचीन नाम है नदी का, ये वर्तमान में कौन है, काबुल नदी है, कौन है, काबुल नदी है। उसके बाद से अस्किनी, अस्किनी देखेंगे इसका वर्तमान में क्या है, चिनाब है। तो ये, उसके बाद से अगला देखेंगे सतुद्री, तो आपकी सतलज नदी है ना। सदा नीरा, कई बार पूछा जा चुका है सदा नीरा, वर्तमान में क्या नाम है इसका, आधुनिक नाम गंडक। और गोमती, ठीक है, गोमती, गोमती और गोमल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, शायद नाम चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि आधुनिक नाम के साथ साथ इसके जो प्राचीन नाम है, जिसमें सबसे प्रमुख कई बार जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जिसमें आप चिनाब का नाम, झेलम और रावी, यानी वितस्ता, परुष्णी, अस्किनी, ये तो एकदम आपके टिप पर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से गंडक, सदा नीरा वाला। आई होप की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं। ये चीज़ें आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे, ठीक है, पीवाईक्यू उसको आप देखेंगे तो समझ में आएगा, अच्छा ये टॉपिक है। और टॉपिक है तब आपको थीम समझ में आएगी कि थीम क्या होता है। थीम का मतलब यही है कि अब ऐसा नहीं कि आपसे मान लीजिए एक जगह विपाशा पूछा हुआ है, ब्यास, ठीक है, तो उसके बाद से फिर आपको ब्यास ही पूछे, नहीं, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो प्राचीन नदियां हैं उनके नाम और आधुनिक नाम, तो बाकी का सबको आपको एक जगह करके पढ़ लेना है। इस तरीके से रिवीजन करेंगे, चीज़ें आपके लिए और बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला टॉपिक क्या है, ध्यान देंगे इसमें, तो ऋग वैदिक कालीन देवता, ठीक है। ऋग वैदिक कालीन देवता क्या क्या है इसमें, तो एक तरफ देवता का नाम, एक तरफ उनका संबंध। तो सबसे पहले नाम आता है इंद्र का, इनको युद्ध का नेता, है ना, वर्षा का देवता माना गया है। अग्नि की बात करेंगे तो ये जो है देवता एवं मनुष्य के बीच के मध्यस्थ कराने वाले के रूप में देखा गया है इनको। और ये सारी चीजें ऋग वैदिक काल से ली गई है, ठीक है, ऋग वैदिक कालीन के आपके परिप्रेक्ष्य में बात की जा रही है। अगला नाम है वरुण देवता का, ये आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता धर्ता। इतनी सारी चीजों के नाम से इनको जाना जाता था। दो क्या है यहाँ पे, आकाश का देवता, ठीक है। सोम की बात करेंगे साथियों तो वनस्पति का देवता, कौन सा देवता, वनस्पति का देवता। आगे बढ़ते हैं, अन्य में जैसे देखिए उषा, उषा को जो है प्रगति एवं उत्थान की देवी के उसमें जाना जाता था। अश्विन जो है ये क्या है, विपत्तियों को हरने वाला देवता थे, ये हरने वाले देवता थे अश्विन, इनको ध्यान रखेंगे। पूषण की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो पशुओं का देवता, ठीक है, जो पशु थे उनके देवता के रूप में इनको देखा जाता। विष्णु जी आप सभी जानते हैं, विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में इनको देखा जाता है। मरुत जो देवता थे, आंधी तूफान के देवता के तौर पर इनको देखा जाता था। रुद्र जो है ये कौन से देवता थे, तो आसुरी शक्तियों का जो दमन करने वाले ये देवता थे, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि जो ऋग वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं, ठीक है, और उनके प्रमुख जो उनका संबंध किस किस विभाग से रहा है, या फिर इस तरीके से के लिए किस तरीके से रहा है, उनको अन्य किस उसमें देखा जाता है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि दिशा और उनके राजा, दिशा और उनके राजा। एक तरफ दिशा है, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। तो पूर्व जो है, पूर्व दिशा इसको कहा जाता था प्राची, पश्चिम को कहा जाता था
प्रतीच्य, उत्तर को कहा जाता था उदीच्य, है ना, मध्य को कहा जाता था राज्य और दक्षिण को कहा जाता था भोज्य। अब इससे संबंधित जो राजा थे, इससे प्राची का संबंध सम्राट से, प्रतीच्य यानी पश्चिम है उसका संबंध स्वराट से, उदीच्य का संबंध विराट से। ये सब राजाओं के नाम हैं उस दिशा के। जो राज्य आपका मध्य वाला है इसका राजा भोज्य जो है यहाँ पर आपका भोज। यानी समझिएगा चीजें क्या कैसे हैं कि जो प्रमुख दिशाएं थी उस समय, ठीक है, उन दिशाओं के उत्तर वैदिक शब्द थे अलग अलग दिशाओं के। जैसे पूर्व को प्राची कहा जाता था और उधर के राजा का नाम क्या था, सम्राट था। इसी तरीके से पश्चिम में आप देखेंगे स्वराट विराट, है ना, उत्तर में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कई बार आपसे दिशा और उत्तर वैदिक शब्द पूछेगा, कई बार आपसे पूछेगा कि जो दिशा है और उसके राजा का नाम। तो आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। ज़्यादातर चांसेस जहाँ से हैं मिलान वाले सूची 1 सूची 2 पे तरह से शब्द दें या फिर दे दें कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है कि षड दर्शन और उसके संस्थापक। ठीक है, जो षड दर्शन और उसके संस्थापक, तो प्राचीन नाम देख लीजिए और आधुनिक नाम। ठीक है, सांख्य दर्शन की बात करेंगे तो संस्थापक कपिल। न्याय दर्शन तो जो गौतम और अक्षपाद जो जिन्हें कहते हैं। योग दर्शन के संस्थापक जो है ध्यान रखेंगे पतंजलि, है ना। वैशेषिक जो है यहाँ पर नाम आता है कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा तो जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो है जो है बादरायण। अब यहाँ ध्यान देखिए जो प्रमुख जो आपके 6 दर्शन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 दर्शन है, इसके संस्थापक रटे होने चाहिए, एकदम आपकी जुबान पर होने चाहिए, रट जाइए इसको। ठीक है, अक्सर यहाँ से जैसे 3 दे देगा मिलान करके, पूछेगा निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, उसमें गलत बताना रहेगा। कई बार आपको सीधे सीधे मिलाने से 4 आपको बॉक्स बना दिया ऐसे, और मिलाइए सूची 1 सूची 2 की कौन किससे सही होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ों को आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा ध्यान से। सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक जो है कनाद या उलूप, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा जो है बद्रायण। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े। अगला पॉइंट है बौद्ध संगीतियाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कोई भी पेपर हो तो वहाँ से 1 से 2 प्रश्न बौद्ध संगीतियाँ, मतलब पूरे पूरे बौद्धिज्म जैनिज्म से एक प्रश्न यहाँ तक यूपीएससी भी पूछ लेता है। तो ध्यान दीजिएगा बौद्ध संगीतियाँ बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो 4 संगीतियाँ कुल हुई हैं, प्रथम द्वितीय चतुर्थ, ठीक है, तृतीय करके। हुआ क्या, इनके स्थान को पूछता है, कभी इनके अध्यक्ष को पूछता है, या फिर उस समय शासक कौन थे। तो सारी चीज़ें आपको एक जगह यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दे रहे अच्छे से, देख लीजिएगा। प्रथम संगति जो है 483 ईसा पूर्व। स्थान क्या था उस समय प्रथम बौद्ध संगीति का, तो राजगृह में हुआ था, है ना, पूछता है किस स्थान पर हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, ठीक है। उसके बाद कौन शासक थे, तो अजातशत्रु शासक था उस टाइम। द्वितीय की बात करेंगे साथियों तो 383 ईसा पूर्व, वैशाली में ये होता है। सर्वकामी यहाँ पे अध्यक्ष और कालाशोक यहाँ पे शासक, ठीक है। कौन, कालाशोक शासक। आप थोड़ा सा एडिशनल ये कर लीजिएगा कि जो शासक हैं इनका जो है वंश पता कर लीजिएगा, किस वंश से, इतिहास के ये किन राजवंशों से इनका संबंध है। जैसे तृतीय में आप देखेंगे 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति और मुगली पुत्तिष्ट यहाँ पे अध्यक्ष थे अशोक, तो मौर्य वंश का शासक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह का अजात शत्रु आप देख लेंगे, हर्यक वंश का शासक हो जाएगा। तो ये शासकों का भी आपको ध्यान में रखना है। चतुर्थ देखिएगा, ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में होता है, कुंडलवन कश्मीर में। वसुमित्र और यहाँ पे उपाध्यक्ष अशोकघोष थे, कनिष्क के शासन में ये होता है, ठीक है। एकमात्र ये चतुर्थ आपकी बौद्ध संगीति है जो बिहार से बाहर हुई है, ठीक है। तो बिहार स्पेशल वाले भी ध्यान देंगे, बिहार में ये प्रश्न पूछा जाता है, बिहार पीसीएस में और बाकी अन्य परीक्षाओं में, कि कौन सी ऐसी बौद्ध संगीति है जो बिहार में नहीं हुई है। तो प्रथम द्वितीय तृतीय जो है आप राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र तीनों बिहार में हुई है। चतुर्थ जो आपके हैं वो कश्मीर में हुआ है, ध्यान रखना है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक सब टॉपिक है जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके शासकों के नाम याद रखने हैं, किस राजवंश से हैं ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष कौन था, स्थान क्या था, संगीति कब कब कोई की। आई होप कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है साथियों, ध्यान देंगे। कह रहा है कि महाजनपदों का उदय, ठीक है, महाजनपदों का उदय की बात हो रही है यहाँ पर। इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, तो ध्यान देंगे। महाजनपद एक तरफ है और उसकी राजधानी, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। जो प्रमुख आपके महाजनपद है, कुल कितने महाजनपद हैं, तो 16 महाजनपद आज हैं। इनकी स्थिति आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में स्थिति कहाँ कहाँ है, इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी ये ध्यान रखनी है, और इनके नाम ध्यान रखने हैं। स्टेट स्पेशल हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर यूपी के हैं तो यूपी में ध्यान रखिएगा 8 महाजनपद आज थे। बिहार के हैं तो बिहार में मुख्यतः 3 थे, लेकिन 2 का बहुत पूछा जाता, अंग और आपके जो भागलपुर वाले रीजन में था, है ना, उसको लेके यहाँ पे अंग मगध के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहला देखिए अंग जो है चंपा राजधानी, और भागलपुर मुंगेर वाला रीजन आपका बिहार में। अवंती आपका महाजनपद, इसकी राजधानी जो आपकी उज्जैनी या माहिष्मती,
है ना, मालवा मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा वर्तमान समय में। सूरसेन जो था, सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी, है ना, ब्रजमंडल वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है ये। उसके बाद से अगला क्या है, काशी, है ना, वाराणसी नहीं, वाराणसी राजधानी थी, काशी जो महाजनपद का नाम था, और वाराणसी के आसपास के जो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है वहां पे ये मिला आपको। कौशल आप ध्यान दीजिए, कौशल जो श्रावस्ती या साकेत इसकी राजधानी थी, ठीक है। और वर्तमान में जो अयोध्या मंडल है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे अयोध्या में आसपास के रीजन को इसको देखा जाता है। कुरु भी क्षेत्र है, कुरु की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ थी, क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी, जो आधुनिक दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं यहाँ पे, तो ध्यान है शुरू की राजधानी इंद्रप्रस्थ। उसके बाद से कंबोज जो महाजनपद है वो हाटक या राजपूत, जम्मू और कश्मीर का कुछ क्षेत्र तथा हजारा जिला पाकिस्तान, तो ये सब कुछ रीजन में कंबोज आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य जो आपके महाजनपद है उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला क्या है कि असमक, अगला महाजनपद क्या है, असमक है। राजधानी इसकी पोटी या पोतन है। वर्तमान स्थिति नर्मदा तथा गोदावरी नदी के मध्य का जो क्षेत्र है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था, कौन सा, असमक। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सारे महाजनपद जो है आपके, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपके उत्तर भारत में थे, ठीक है, लगभग लगभग उत्तर वाले रीजन थी, एकमात्र है जो दक्षिण भारत में था, इधर कुछ असमक करके पोतन वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। चेदी इसका क्या है, सुप्तिमती राजधानी थी, सुप्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाले रीजन में आपको ये देखने को मिला, है ना। पांचाल, इसी तरीके से पांचाल जो महाजनपद था, अहिच्छत्र इसकी राजधानी थी, और बरेली बदायूं फर्रुखाबाद जो कामकिल्ले वाला रीजन है यूपी का, वहां पे ये देखने को मिला था। अगला पॉइंट है, जो अगला महाजनपद है वज्जी है, ये आपका वैशाली बिहार वाला, वैशाली दरभंगा आदि के क्षेत्र में इसका, नेपाल मिथिला क्षेत्र में ये था आपका वज्जी महाजनपद आज। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला महाजनपद आज क्या है साथियों, ध्यान देंगे, वत्स महाजनपद, राजधानी इसकी कौशाम्बी थी। वर्तमान स्थिति जो है मुख्यतः प्रयागराज जो इलाहाबाद वाला रीजन, कौशाम्बी के आसपास में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ये मिला था। मगध आपका सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद आज, गिरिवंश या राजगीर इसकी राजधानी थी। पटना गया नालंदा बिहार के रीजन में आपको देखने को मिलता है। मत्स्य आप महाजनपद की बात करेंगे तो विराटनगर। वर्तमान में जयपुर अलवर भरतपुर जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पे ये मिला था। मल्ल दिखेगा, पावा तथा कुशीनारा इसकी राजधानी थी, जो मल्ल महाजनपद थी। ये कुशीनगर देवरिया गोरखपुर सिद्धार्थनगर और नेपाल वाला रीजन में ये, उत्तर प्रदेश वाले भी क्षेत्र में ये आपको देखने को मिलेगा। और 16वां जो आपका महाजनपद यानी लास्ट जो है गांधार, ये आपका राजधानी तक्षशिला हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तक्षशिला। और ये पाकिस्तान के क्षेत्र तथा अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र के मध्य में था। तो बेसिकली ध्यान देंगे, जो महाजनपदाज हैं इनके बारे में अगर हम आपको बताएं, तो जो महाजनपदों का उदय हुआ, यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछता है, या तो स्टेट पीसीएस में आपको सूची वन और सूची 2 करके मिलान देगा कि एक तरफ महाजनपदाज और दूसरी तरफ राजधानी, आपको मिलान करनी है। या फिर अगर बहुत डीप में जाता है क्वेश्चन तो क्या करेगा, आपको सिंपल से पूछेगा महाजनपद और वर्तमान में रीजन। एक प्रश्न तो ऐसे पूछा था कि जो नदियां हैं किन किन नदियों के बीच में, किन नदियों के उस क्षेत्र में जो है ये महाजनपद आपको देखने को मिलेगा। तो कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन को जाइए और उसके आसपास के जो थीम है उसको समझते हुए आगे पढ़िए, और जो पीवाईक्यू है उसको तो अच्छे से लगाते हुए चलिएगा। तो यहाँ तक जो है महाजनपदों का उदय आपका हो गया है। क्लियर है। और फिर से बता दें साथियों कि जो साथी हमारे देख रहे हैं, किसी भी तरह के पीडीएफ नोट्स जो भी है आपको एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, आप क्या करेंगे, अपने जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का नाम लिख के जो दिया गया व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लास को आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें, अपने साथियों तक शेयर करें और कंप्लीट रिवीजन कीजिए। आप 2 से 3 बार क्लास को देखेंगे, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसी का आसपास प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। अगला पॉइंट है साथियों, ध्यान दीजिएगा, 24 जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि जैन तीर्थंकर दे के और आपसे सूची 1 सूची 2 मिलान करने के दे दे। यहाँ कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फटाफट से एक बार तीर्थंकर जो है उनके नाम देखते आ रहे हैं और प्रतीक चिन्ह उनके क्या है एक बार ध्यान से देख लीजिए। जैसे सबसे पहले जो आपके ऋषभ देव हैं उनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजित नाथ की बात करेंगे तो हाथी है। शंभवनाथ यहाँ पे घोड़ा हो जाएगा इनका प्रतीक चिन्ह। उसके बाद से नाम आता है अभिनंदन नाथ जी का, इनका हो जाएगा बंदर, है ना। सुमति नाथ जो है यहाँ पे चकवा है इनका प्रतीक चिन्ह। जो पद्म प्रभु है उनका कमल है ना। सुपार्श्वनाथ जो है इनका स्वास्तिक है ना। चंद्र प्रभ जो है चंद्रमा। पुष्पदंत जो है इनका मकर। इसमें जो अब तक पूछा जा चुका है ऋषभ देव का पूछा जा चुका है, अजितनाथ का और संभवनाथ का, ठीक है। अभी आगे आएंगे तो अन्य कुछ और महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। देखिएगा, शीतलनाथ इनका कल्प वृक्ष है।
श्रेयांश नाथ इनका गेंडा है, वासुपूज्य जी हैं इनका भैंसा है, विमल नाथ है ना शुकर, अनंतनाथ इनका शेही, धर्मनाथ जो तीर्थंकर थे 15वें नंबर इनका वज्र है, शांतिनाथ इनका हिरण है, और कुंथुनाथ जो है इनका बकरा है। इसी तरीके से अन्य जो कुछ प्रमुख है उनका देख लीजिए। अगला नाम है अरहनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह मछली, मल्लीनाथ कई बार पूछा जा चुका है, कलश है इनका है ना, मुनि जो सुव्रत है इनका कछुआ है, नमीनाथ की बात करेंगे तो नीलकमल, नेमिनाथ जो अरिष्टनेमी इनका शंख है, जो पार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ इनका जो है आपका सर्प फंड है, महावीर स्वामी का सिंह है। तो महावीर स्वामी वाला भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुल प्रमुख 24 तीर्थंकर हैं। इनका कई बार क्रम पूछ लेता है, इनको क्रम में पहले से लेकर अंतिम तक आप लगाइए, या फिर इस तरीके से मिलान करने के लिए प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। अगला पॉइंट क्या है कि जैन संगीतियां से संबंधित, जैसे जिस तरीके से बौद्ध संगीतियां होती है उस तरीके से जैन संगीतियां दो ही हैं, एक प्रथम और द्वितीय। वर्ष से पहले का 310 ईस्वी पूर्व। स्थल है आपका पाटलिपुत्र। अध्यक्ष यहाँ पे स्थूलबद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये नाम पूछा जा चुका है। प्रथम आपके जैन संगीति के अध्यक्ष के तौर पे शासक कौन थे उस समय? चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। और कार्य क्या था? तो जो 12 अंग थे उनकी रचना हुई थी, 12 अंगों की रचना हुई थी। द्वितीय की बात करेंगे, बौद्ध जो जैन संगीति है 512 ईस्वी। यहाँ पे स्थल आपका वल्लभी है। अध्यक्ष कौन थे? देवर्धि गणी क्षमा श्रमण करके नाम है इनका, और शासक यहाँ पर नहीं है कोई। और ये विलुप्त जो जैन ग्रंथ थे उनका नए ढंग से निर्धारण और संपादन की बात यहाँ पर की गई थी। तो इनमें जो महत्वपूर्ण सबसे है कि जो आपके अध्यक्ष रहे हैं और किस स्थल पर हुआ है, ये दोनों संगीति ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथ ही कुछ अन्य पॉइंट्स देखते हैं। अगला क्या है कि शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है तो ध्यान रखिएगा कि जैसे संप्रदाय की बात करेंगे, पाशुपत तो संस्थापक थे लकुलीश। ठीक है, लिंगायत जो है ये संप्रदाय, इसके संस्थापक थे आपके बाशव। नाथ संप्रदाय की बात करेंगे तो जो आपके मत्स्येंद्र नाथ हैं ये आपके संस्थापक थे। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे साथियों तो कुछ अन्य वाले में देखेंगे, नाम ध्यान रखेंगे, जैसे कि दशनामी। दशनामी संप्रदाय की अगर आप बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मत है आपका अद्वैतवाद है ना, संस्थापक आपके आदि शंकराचार्य। वैष्णव यहाँ पे विशिष्टा द्वैत है आपका रामानुज जी है। ये ब्रह्म वाला आपका द्वैत है ना, आनंद तीर्थ या माधव। रुद्र आपका क्या है? शुद्धा द्वैत है। वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी। सनक आपका द्वैताद्वैत है। निम्बकाचार्य। ठीक है, आप इसमें देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेट पीसेस में कई बार पूछा जा चुका है, आप अगर पीवाईक्यूज देखेंगे तो, जैसे कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैत है ना, शुद्धाद्वैत और द्वैत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप छप लीजिएगा। हर एक साल का अल्टरनेट पे आपसे पूछा गया है, और जो आपके वनडे एग्जाम से उसमें जब ये पूछता है तो आपके सिंगल सिंगल एक एक नाम दे के पूछ लेगा कि इसके कौन से हैं। तो इसको आप एकदम अच्छे से रट जाइएगा, जैसे भी करके जो भी ट्रिक्स वगैरह बना के याद करना है इसको याद जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि प्रमुख संप्रदाय और संस्थापक। जो अन्य कुछ प्रमुख संप्रदाय हैं जैसे बरकरी, इसके नामदेव थे। धरकरी याद रखिएगा रामदास। श्री वैष्णव आपके रामानुज है ना। परमार्थ संप्रदाय आपके रामदास। रामावत संप्रदाय जो था उसमें रामानंद जी थे। आजीवक की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मक्खली कुशाल, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है आजीवक संप्रदाय के बारे में है ना। यदृच्छावत जो है आपके आचार्य अजित केशव कंबली। भौतिकवादी में आप देखेंगे पकू धक जो चायन है ये हो जाएंगे। घोर अक्रियावादी, ठीक है, यहाँ पे पूरन कश्यप। और अनिश्चय जो अनिश्चयवादी हैं यहाँ पे संजय वेठल्लीपुत्र। तो इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखें इसी थीम पे पूछा जा चुका है, जैसे आजीवक का पूछा जा चुका है ना, श्री वैष्णव का पूछा जा चुका है ना, परमार्थ का पूछा जा चुका है। तो इसी थीम पे जो अन्य प्रमुख संप्रदाय है सारा का सारा आपको विजय करा दिया गया है, इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट था दियो कि अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक। अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारक क्या है? तो धर्म प्रचारक। और क्षेत्र कहाँ का? तो शोण एवं उत्तरा। ठीक है, इनको भेजा गया स्वर्ण भूमि यानी बर्मा में भेजा गया। महेंद्र एवं संघमित्रा को जो है भेजा गया श्रीलंका में। अशोक के द्वारा भेजा गया था, किस लिए? धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। तो पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो आपके मजहंती हैं इनको भेजा गया कश्मीर और गांधार के लिए। महारक्षित जो है इनको भेजा गया यवन राज्य के लिए। तो ये कुछ प्रमुख आपको ध्यान रखना है कि जो धर्म प्रचारक हैं जिनको भेजा गया कहाँ कहाँ किस किस रीजन में। प्रश्न ऐसे भी यहाँ से पूछ सकता है, फिर वही मिलान करने वाला करके आपसे ध्यान रखेंगे।
कि जो इस तरीके से आजकल का ट्रेंड है कि दो आपको दे दे, एक तरफ धर्म प्रचारक और एक तरफ दे दे भेजे गए क्षेत्र, आपको मिलान करके बताइए कौन किस क्षेत्र में भेजा गया है। तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब आइएगा, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख और उसमें वर्णित विषय। ठीक है, जो अशोक के प्रमुख 12-13 जो भी आपके शिलालेख हैं महत्वपूर्ण में, इन शिलालेखों से जो है क्या क्या चीज़ें वर्णित है, कौन कौन से विषय हैं, लगभग लगभग अल्टरनेट तरीके से मिलान में या इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख के पढ़ लेना है। आप एक बार फटाफट से रिवाइज कराते हैं। ध्यान दीजिएगा कि पहला शिलालेख जो है, पहला शिलालेख इसमें क्या कही गई है, तो पशु बलि की निंदा की गई है। क्या की गई है? पशु बलि की निंदा की गई है। पहला पृथक शिलालेख की बात करेंगे तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, इस तरीके से इसमें बात की गई है। दूसरा शिलालेख यहाँ पर देखेंगे, इसमें मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, सीमांत राज्यों जैसे चोल पांड्या ये सब थे, यहाँ पे इसके उल्लेख है इन सब चीज़ों का। तीसरा शिलालेख की अगर बात करेंगे तो राजकीय जो अधिकारी हैं युक्त रज्जुक जो प्रादेशिक, इनको हर 5वें वर्ष दौरे पर जाने का आदेश दिया गया है। चौथे शिलालेख में क्या बात की गई है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में है। पांचवा शिलालेख की अगर बात करेंगे अशोक के, तो धम्म महापात्रों की नियुक्ति, जो महामात्र हैं उनकी नियुक्ति के विषय में जानकारी, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में ये चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख। तो ध्यान दीजिएगा, अब छठा शिलालेख जो है आप ध्यान से देखेंगे, छठा शिलालेख में क्या है कि प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं। सातवां अभिलेख में कहा गया है कि आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश इसमें दिया गया है। आठवें शिलालेख में क्या कहा गया? अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है आठवें शिलालेख में। नौवां शिलालेख क्या है? इसमें विभिन्न जो मंगलचार की आलोचना तथा धम्म मंगल की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 10वां शिलालेख में जो है धम्म के पालन का उपदेश दिया गया है। 11वां शिलालेख जो है उसमें दान का उल्लेख है। तो सिंपल सा एक पॉइंट कुछ है कि दान का उल्लेख किस शिलालेख में है, तो प्रमुख शिलालेखों में, तो एक आपके 11वें में है। 12वां शिलालेख में आप देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको कई बार पूछा जा चुका है। इसमें जो है स्त्री महामाते की नियुक्ति का उल्लेख इस शिलालेख में मिलता है। तो 12वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, 13वां शिलालेख की बात करेंगे तो कलिंग का युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन और 8वीं के राजाओं का उल्लेख। तो कलिंग के युद्ध की सीधे सीधे पूछता है किस आपके शिलालेख में जानकारी है, तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग के युद्ध के बारे में जानकारी है। तो आप देखेंगे 11वां 12वां 13वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आगे पहला और दूसरा जो था शिलालेख वो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा कि कुछ प्रांत और राजधानी से रिलेटेड टर्म आते हैं, पूछते हैं यहाँ पे। जैसे प्रांत, यहाँ पे प्राची या मध्य प्रांत था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग जो पूर्वी प्रांत था, इसकी राजधानी आपकी तोसली थी, है ना। अवंती रठ जो है यहाँ पे उज्जैनी इसकी राजधानी हो जाएगी। उदीच यानी उत्तरापथ जो था, इसकी राजधानी तक्षशिला हो जाएगी। दक्षिणापथ की राजधानी आपकी सुवर्णगिरी। तो ये कुछ प्रमुख प्रांत और उसकी राजधानियाँ थी, इसको भी ध्यान में रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला कह रहा है कि प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। तो कौन कौन सी समिति थी, उसके कार्य क्या थे जो प्रशासनिक समिति है। तो प्रथम में देखिए क्या क्या, उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय में विदेशियों की देखरेख। तृतीय में क्या बात की गई, जन्म मरण का विवरण को रखने की बात की गई। चतुर्थ में जो है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल की बात की गई। पंचम में देखेंगे जो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण है। जो सिस्टम है इसमें बिक्री जो है कर वसूल करने की बात की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक पॉइंट क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ तीर्थ और उसके अध्यक्ष। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में क्या क्या जो आपके 8 इस तरीके से इसमें कुछ वर्णित थे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट उसको देखिए। जैसे तीर्थ में आप क्या था, पुरोहित। ये पुरोहित क्या था, प्रमुख था। धर्म एवं दान विभाग का इसमें जो क्या था, ये प्रधान था। युवराज कौन था, तो ये राजपुत्र था। सेनापति क्या था, तो सैन्य विभाग का प्रधान होता था। समाहर्ता मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये पूछा हुआ है समाहर्ता। तो राजकीय करों का संग्रह करता, जो टैक्स था, है ना, ऑफिशियल टैक्स था उसका ये कलेक्ट करता था। सन्निधाता को ध्यान रखेंगे, राजकीय कोष का अध्यक्ष। ये दोनों पॉइंट में कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। इसी तरह से लक्षणाध्यक्ष था, ये क्या था, मुद्रा जारी करता था, है ना। आकराध्यक्ष था, ये क्या करता था, खानों का अध्यक्ष था। प्रदेष्टा जो था ये क्या था, फौजदारी न्यायालय था, जो न्यायाधीश थे उसके कमिश्नर के तौर पे था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने, खास करके जो टर्म है आपसे पूछा गया समाहर्ता, सन्निधाता,
है ना, अकराध्यक्ष, ये सारे के सारे पूछे हुए हैं टर्म, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य टर्म इसमें देखेंगे, जैसे पर्णाध्यक्ष है, ये क्या था, तो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, 10 नंबर वाला जो है, ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, जो ऑफिशियल कृषि होती थी उसका होता था। व्यावहारिक जो है ना, ये क्या है, धर्म स्थनीय जो न्यायालय न्यायाधीश है। कर्मांतिक का ध्यान रखेंगे, उद्योग वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। दंडपाल आप सभी जानते हैं, पुलिस अधिकारी था न। विविताध्यक्ष क्या था, ये चारागाह का प्रमुख था। ये टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा, चारागाह प्रमुख को ये अलग से आपसे पूछा जा सकता है। अंतपाल की बात करेंगे तो सीमावर्ती दुर्गों का एक रक्षक होता था। शून्याध्यक्ष आपके जो बूचड़खाने थे उसका प्रमुख था। गणिकाध्यक्ष जो था ये वेश्याओं का प्रमुख था। ठीक है, तो ये कुछ अर्थशास्त्र में वर्णित जो तीर्थ और उसके अध्यक्ष थे, इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, जो इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, बाकी आपका पूरा रिवीजन इसमें करा दिया है। आगे बढ़ेंगे, आपके देखेंगे यहाँ पे क्या है, कुछ प्रमुख सैन्य प्रशासन समितियाँ क्या थी। तो प्रथम समिति आपकी जल सेना से संबंधित थी। द्वितीय समिति, दूसरी समिति थी रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित थी। तृतीय समिति की आप बात करेंगे तो पैदल सैनिकों की देखरेख करता था। चतुर्थ समिति क्या करती थी, तो अश्वारोही जो सेना है उसकी देखरेख करता था। पंचम समिति अगर आप बात करेंगे साथियों तो ये गज सेना का प्रबंधन था। षष्टम समिति में रथ सेना का प्रबंधन था। तो इसमें जो एक महत्वपूर्ण जो है आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जल सेना से संबंधित ये पूछा गया प्रथम समिति वाले में क्या बातें की गई थी। अब आइएगा आगे, कुछ महत्वपूर्ण सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से संबंधित विवरण क्या क्या है। शासक हैं, अधिकारी हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे पुष्यगुप्त है। अशोक जो है इसमें तुषास्प्य है। रुद्रदामन यहाँ पे सुविशाख हैं, और स्कंदगुप्त समय है चक्रपालिक। ठीक है, तो सुदर्शन झील आप जानते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जाता है कि किसने इसका निर्माण कराया, किसने इसका जीर्णोद्धार कराया, इससे संबंधित सारी चीज़ों को आपको एक जगह ध्यान में रखना है। अब आ जाइएगा यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है गुप्तकालीन मंदिर क्या है साथियों, यहाँ पे गुप्तकालीन मंदिर हैं। ठीक है, इन सारे मंदिरों को देखना है, कौन कौन से मंदिर किस स्थान पर है ना, और वर्तमान में कहाँ पर, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इससे विष्णु मंदिर ये तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर आपका भुमरा नागोदेवी मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर ये आपके नचना कुठार, ये भी मध्य प्रदेश में है। दशावतार मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, कई बार ये पूछा जा चुका है दशावतार मंदिर, है ना, ये देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ ललितपुर जिले में ये स्थित है। उसके बाद से शिव मंदिर एक और है आपके, ये भी नागौद मध्य प्रदेश में। भीतर गांव का मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाए, भीतर गांव है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश में है। ये गुप्तकालीन दो मंदिरें जो यूपी की हैं, दशावतार और भीतर गांव, है ना, ये कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खास करके स्पेशल स्टेट एग्जाम में। लक्ष्मण मंदिर आपके ईंटों द्वारा निर्मित सिरपुर जो महासुमंद छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो जो पूछा गया सबसे ज़्यादा दशावतार और भीतर गांव, ये दो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे साथियों, तो गुप्तोत्तर अथवा पूर्व जो मध्यकालीन राजवंश हैं, यहाँ पे प्रमुख राजवंश, उनके स्थान और प्रमुख शासक, जैसे गुप्तोत्तर काल में जब आते हैं हम लोग, तो एक राजवंश है प्रवर्ती गुप्त, स्थान आपका इसका मगध था। महासेन गुप्त इसका प्रमुख शासक था। प्रमुख शासक की बात हो रही है, ना कि संस्थापक के। पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश थानेश्वर यहाँ पे था, और पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, ये कुछ प्रमुख शासक थे इसके, है ना। मैत्रक वंश जो है यहाँ पे वल्लभी रीजन में, भट्टार्क और धर्मसेन चतुर्थ यहाँ पे क्या थे, प्रमुख शासक थे। मौखरी वंश यहाँ पे देखें, मौखरी ये कन्नौज वाले रीजन में था। हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सदावर्मा इसके शासक थे। गौड़ अथवा चंद वंश ये आपके बंगाल वाले रीजन में, शासंक जो है इसके प्रमुख शासक थे। इसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो क्या यहाँ पे देखने को मिलता है, दक्षिण भारत के संगम। ठीक है, प्रथम संगम और द्वितीय और तृतीय संगम जो हुआ था दक्षिण भारत में, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या तो उतना नहीं बढ़ा है, बाकी ध्यान रखिएगा कि जो आपके संगम हुए कहाँ कहाँ किसकी जगह पर हुए थे। तो प्रथम संगम देखेंगे मदुरई, है ना। ठीक है, ये केंद्र था मदुरई। अध्यक्ष कौन थे, तो अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम आपके कपाटपुरम, तृतीय फिर जो है आपके मदुरई में होता है। ठीक है, और इसमें जो है द्वितीय में अगस्त्य होते हैं, फिर बाद में तोलकापियर होते हैं अध्यक्ष, फिर तीसरे में नक्कीरर होते हैं। बाकी इसमें उपलब्धि क्या था, 549 सदस्य, 49 और उपलब्ध इसमें है, और इसमें तोलकापियम और बाकी यहाँ पे जो अन्य चीज़ें हैं उसको की गई। जो महत्वपूर्ण है, प्रथम द्वितीय तृतीय संगम कहाँ पे हुआ था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रिपीट हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रमुख पुराण, ठीक है, और उनसे संबंधित वंश देश संबंधित है किस तरीके से, तो ध्यान रखना है, पॉइंट पूछा गया। जैसे मान लीजिए पुराण है,
एक तरफ संबंधित वंश जो है उसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विष्णु पुराण, इसका संबंध जो है किससे है, मौर्य वंश से, ठीक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में चीज़ें दी गई है। उसके बाद से अगला पॉइंट कह रहा है कि मत्स्य पुराण, इसमें क्या है, आंध्र जो सातवाहन तथा शुंग वंश इनके बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रश्न इस तरीके से पूछा गया है कि जो वंश है और उससे रिलेटेड कौन कौन से पुराण, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।